हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर 3 है मैट्रिसेस, है ना। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कराऊंगी, थोड़ा छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए मैट्रिसेस पढ़ते हैं। मैट्रिसेस क्या है? मैट्रिक्स जो होता है वो एक सिंगुलर पार्ट हुआ ना, मैट्रिक्स सिंगुलर एक वो हुआ। और मैट्रिसेस जो होता है, जब कई सारे मैट्रिक्स मिल जाते हैं तो वो क्या कहलाता है? मैट्रिसेस कहलाता है। सबसे पहले तो यही समझने की जरूरत है ना, मैट्रिक्स और मैट्रिसेस, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरी बात ये होती है कि मैट्रिक्स समझाने से पहले मैं आपसे एक बात बताती हूँ कि जैसे मान लीजिए आपको कहे कि इन 8th क्लास बॉयज आर 15 एंड गर्ल्स आर 10, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए 9th क्लास में बोल रहा है वो, तो ये यहाँ पर ये 10 है और गर्ल्स जो है यहाँ पर 20 हो गई ना। और अगर ये 10th क्लास में भी बोल रहा है तो यहाँ पर बॉयज हो गए 5 और यहाँ पर जो गर्ल्स हुई वो कितनी हो गई? 10 हो गई, ठीक है। ये दे रखा है। तो आप इसके लिए क्या करते हो? आप इसके लिए एक टेबल बनाते हो ना, ऐसे टेबल, इसको शॉर्ट में करने के टेबल बनाते हैं हम एक। तो टेबल में हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्लासेस लिख देते हैं, यहाँ पर हम गर्ल्स लिख देंगे, यहाँ पर बॉयज लिख देंगे। ऐसे तो करते हैं ना, क्लासेस हो गई हैं और ये हमारे बॉयज हो गए और ये गर्ल्स हो गई ना। तो अब आप इसमें क्या करते हो, इसमें 9th क्लास लिख दिया आपने, यहाँ 8th क्लास थी पहले ना, 8th क्लास लिख दिया आपने, ठीक है। यहाँ पे 9th क्लास लिख दिया, यहाँ पे 10th क्लास लिख दी, फिर यहाँ पे लिख दिया आपने 15, 10, 20 और 5 और 10, ऐसे तो बनाते हो। तो ये क्या होता है? ये टेबुलर फॉर्म होता है। कौन सा होता है? ये टेबुलर आपने फॉर्म बनाया। लेकिन हमें तो यहाँ मैट्रिक्स में बनाना है ना, तो मैट्रिक्स में कैसे बनाते हैं तो इसकी डेफिनेशन पढ़िए क्या लिखा है। ए मैट्रिक्स इज इन, चलिए पहले एग्जांपल बताती हूँ तब आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए, सबसे पहले बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें नंबर्स भी होते हैं और फंक्शंस भी होते हैं। नंबर्स मतलब होल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, रियल नंबर है, नॉन रियल नंबर होते हैं, सारे कुछ सब कुछ इसमें आते हैं। फंक्शंस भी आते हैं, है ना। तो आप देखिए, जैसे मान लीजिए हमने 5-6 नंबर ले लेते हैं ना। जैसे मैंने लिया 7 ले लिया, एक मैंने -3 ले लिया, एक मैंने sin थीटा ले लिया, एक मैं ले लेती हूँ √2 ले लेती हूँ, एक मैं ले लेती हूँ 6 ले लेती हूँ, ठीक है। ये मैंने और एक मैं ले लेती हूँ 4/2 ले लेती हूँ ना, या -4 ले लेती हूँ, -4 लिए। ये नंबर्स मैंने ले लिए ना। तो अब देखो, या 4/7 ही लेती हूँ, तभी आपको समझ में आएगा ना। 4/7 ले लिया मैंने। तो अब देखिए इतने सारे नंबर है, तो अब इनको हमें क्या करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये है हमारा, एक ये है 7 है, -3 है, sin थीटा है ना, और ये √2 है, 6 है, 4/7 है, ठीक है। ये हो गया। एक हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 7 - 3 sin थीटा √2 6 4/7। लेकिन ये आपकी बुक में नहीं है तो इसे मत करना, आप ऐसे ही करना। तो अब देखो, इसमें पढ़ो, इसको डेफिनेशन पढ़ो तब आपको समझ में आएगा। ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगल एरे। एक रेक्टेंगल एरे में ऑर्डर्ड फॉर्म में लिखे होते हैं नंबर ऑफ फंक्शंस, और इन्हीं नंबर ऑफ फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स कहलाते हैं ना, ये सारे एलिमेंट्स है। आपको ही पता है कि अंदर एलिमेंट्स होते हैं, और ये जो इनको हम जो एलिमेंट्स और जो एंट्रीज होती हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ये पूरा क्या कहलाएगा? हमारा मैट्रिक्स कहलाता है। समझ गए आप कि जो ये यहाँ आपके जो नंबर्स और फंक्शंस हैं, ये नंबर और फंक्शंस जो भी आपने लिखे हैं, इनको एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगल एरे में इन नंबर और फंक्शंस को रखा जाता है। और ये नंबर और फंक्शंस जो होते हैं, इनको हम एलिमेंट कहते हैं, और इन एंट्रीज को ही हम मैट्रिक्स बोलते हैं, है ना। तो ये सारी एंट्रीज होती है, इन्हीं हम मैट्रिक्स बोलते हैं। अब ये जो मैट्रिक्स है वो ऐसे नहीं कि ऐसे ही लिखा जाता है, किसी दूसरी तरह भी लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है? मान लीजिए हमने इसको, अब ये इसको इसमें फॉर्म में लिखा है, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये नंबर्स हैं बस हमारे, आप उसको अब ये भी एक मैट्रिक्स है। अभी आप ये समझो, मैं आगे आपको अब फिर बाद में समझाऊंगी कैसे क्या चीज करनी है। आप इसको है, ये 7 है, ये -3 है, √2 है, sin थीटा है, 6 है, और ये 4/7 है। हम इसको ऐसे भी रख सकते थे, ये भी मैट्रिक्स है।
हम इसको ऐसे भी रख सकते थे, 7 - 3 √2 sin थीटा 6 4/7। ये भी मैट्रिक्स है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये सारे मैट्रिक्स हैं, कैसे भी ऐसे लिखे जाए ये मैट्रिक्स कहलाते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरी चीज मैं आपको बताती हूँ कि देखिए, जब आप कोई भी चीज पढ़ते हो तो एक क्या होता है, एक होता है कॉलम होता है ना, एक कॉलम होता है और एक होता है रो। रो किसे बोलते हैं? रो होता है कोई भी जो हॉरिजेंटल लाइन होती है, इसे हम बोलते हैं ना, हॉरिजेंटल लाइन जो होती है उसे क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। और कॉलम क्या होता है? जो वर्टिकल लाइन होती है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, हॉरिजेंटल मीन्स रो, कॉलम मीन्स वर्टिकल। तो मान लीजिए आपको, जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ आपको, जैसे मान लीजिए आपका कोई एक नंबर है, ये 1 है, -2 है, √3 है, 6/7 है, और यहाँ पर 4 ले लेती हूँ, और ये ले लेती हूँ मैं sin थीटा ले लेती हूँ। चलो ये मैंने ले लिए, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें हम देखेंगे तो ये हमारी क्या कहलाती है? हॉरिजेंटल लाइन कहलाती है। तो ये R1 हो गई, एक फर्स्ट हॉरिजेंटल, और ये दूसरी रो क्या है? R2 कहलाएगी। तो ये 2 रो है ना हमारी, 2 ही रो तो है, देखो ये 2 रो है, लेकिन इसमें कॉलम कितने हैं? कॉलम एक 1 हो गया, और ये 2 हो गया, और ये 3 कॉलम, 3 कॉलम है इसमें। देखो ये एक कॉलम ये हो गया, ये दूसरा कॉलम ये हुआ, तीसरा कॉलम ये हो गया। तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि ये रो और कॉलम ऐसे होते हैं। तो सबसे पहले जब हम इसमें लिखेंगे, देखा ना ऑर्डर्ड पेयर, ये आपने पढ़ा था, यहाँ पर ऑर्डर्ड रेक्टेंगल एरेमेंट को लिखा जाता है। तो कैसे लिखा जाता है देखिए, अब हमारा सबसे पहले रो लिखते, तो रो हमारी कितनी है? 2 है ना, और इसमें वो कितनी है आपकी, कॉलम कितना है? 3 है, तो 2 × 3 होगा। ये हमारा क्या हुआ? ऑर्डर्ड पेयर हुआ। क्या हुआ? ऑर्डर्ड पेयर हुआ। अब देखो इसको, देखो आप, इसमें रो कितनी है? इसमें हमारी, मैं दूसरे पेन से करती हूँ तो आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा ना। जैसे ये क्या है मेरी, ये रो 1 है, ये रो 2 है, और कॉलम कितना है? यहाँ C1 है, यहाँ C2 है, ये C3, 3 कॉलम है। तो यहाँ पर भी रो पहले लिखते हैं, तो 2 × 3 आएगा। अब आप आ जाइए यहाँ पर, यहाँ पर मेरी रो कितनी है? 1 2 और 3, रो 3 हो गई, रो 3 लिख दो यहाँ पर, रो पहले लिखते हैं ना। और कॉलम कितना है मेरा? 1 और 2, कॉलम 2 है। तो ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर हो गया। समझ रहे हो आप? ये जो अंदर होते हैं ये होते हैं हमारे एलिमेंट्स, लेकिन ये हमारे जो रो और कॉलम होते हैं इसे मिला के क्या होता है? ये ऑर्डर होता है ना, ऑर्डर पेयर, ऑर्डर बनते हैं। आप देखो जैसे ये है, अब इसमें रो कितनी है? 1 ही रो है, रो तो 1 ही है ना, तो 1 रो हो गई। और कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4। अगर ऐसे वर्टिकल में देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 × 6 हो जाएगा यहाँ पर, होगा नहीं होगा? समझ रहे हो आप? आप देखो इसमें, देखो तो इसमें रो कितनी है? R1 R2 R3 R4 R5 R6, तो रो कितनी हुई हमारी? 6 हो गई। और कॉलम कितना है? एक कॉलम है, तो × 1, ये इसका ऑर्डर हुआ। समझ रहे हो आप? तो हम इस तरह से इसको ऑर्डर निकालते हैं इसका ना। तो अब देखिए इसमें जो है हमारा, जैसे मान लीजिए, अब ये चीज आपको ऑर्डर समझ में आ गया होगा मुझे लग रहा है ना। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए हमारे पास, मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक ए दे रखा है ना, इसका हमें ये मैट्रिक्स दे रखा है 2 4 3 7, ये दे रखा है, ठीक है। और दूसरा हमें दे रखा है यहाँ पर 4 है, √π है, 7/2 है, 3 है, और 6 है, और 4 है। ये 2 हमें दे रखे हैं ना। अब हमें क्या होता है, ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है ना। ये मैट्रिक्स का नाम हुआ ना, ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये ए है। अब देखिए हमारा जो ये जो हमें ये एग्जाम्पल दे रखा है, ये एग्जाम्पल हमने जो लिया है, इसमें ए जो है ना, ये इस ए जो है ये मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स के एलिमेंट दे रखे हैं ना, ये तो ये ए मैट्रिक्स हुआ। और ये हमारे अंदर जो क्या है, ये एलिमेंट्स है ना। और ये क्या हुआ? ऑर्डर पेयर हुआ ना। तो देखो अब इसमें अगर हमें एक फॉर्मूला हमें ए, और ये होता है हमारा AIJ होता है ना, ये हो गया हमारा, ठीक है। और यहाँ पर होता है M × N होता है। तो I जो होता है ये हमारा क्या होता है? ऑर्डर होता है ना। नहीं, I जो होता है हमारा रो होता है। I क्या है? हमारा रो है, ठीक है। और J क्या है? हमारा कॉलम है, ठीक है। ये हमारा कॉलम हो गया। और ये क्या है? हमारा ऑर्डर है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है?
और जो हम ऑर्डर निकालते हैं ना, यहाँ से मैंने आपको बताया था 2 into 2 निकाला, तो ये क्या है हमारा ऑर्डर हुआ ना, तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हुआ ना। ये हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हुआ। अब ये देखिए ये बी मैट्रिक्स है, तो इसमें क्या है, इसमें इसका देखो तो इसमें क्या है, देखो ये R1 एक हो गया, एक रो हो गई, 2 रो हो गई, और कॉलम कितने हैं इसमें, C कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 2 रो हो गई, रो पहले लिखते हैं, और कॉलम 3, 2 into 3 हो गया ना। अब मैं देखिए आपको एग्जाम्पल इसके लिए समझाती हूँ आपको मैं ना। तो जो हमारे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है वो क्या होते हैं, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं ना। तो नंबर ऑफ रोज को m से रिप्रेजेंट करते हैं, देखो ये m है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं जो कॉलम में होते हैं ना, कॉलम लिखना था यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, कॉलम में जो होते हैं उन्हें हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको इस पूरे फॉर्मूले का बताती हूँ आपको, देखो कैसे होता है। जैसे मान लीजिए आपको ये पता है कि ये हमारा रो 1 है, ये रो 2 है, ठीक है, ये कॉलम फर्स्ट है, ये कॉलम सेकंड है, ये कॉलम 3 है, ये तो हमें पता है, ठीक है। अब लेकिन इस एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे भी तो रिप्रेजेंट करना है हमें, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये जो 2 है, तो 2 में अब ये AIG का बता रही हूँ मैं, AIG में क्या बताया था, I रो होती है, J कॉलम होता है, यही बताया ना मैंने। तो अब अगर आप पूरी रो को कर रहे हो तो आप तो कहोगे रो 1 है, चलो, और ये अगर इसको 2 कहोगे तो कॉलम फर्स्ट है, लेकिन अगर सिर्फ 2 के बारे में बताना है तो कैसे बताओगे, तो 2 के बारे में बताना है तो उसके लिए हम AIG का यूज करते हैं। तो देखो AIG में क्या होता है कि जैसे हमारा ये क्या है, रो 1 है ना, तो यहाँ पर सबसे पहले रो लिखते हैं, तो 1 रो हो गई, कॉलम कौन सा है, 1 है, तो A11 हो गया, तो I रो हो गया, J क्या हो गया, कॉलम हो गया। अब इस पे आते हैं, इस पे देखो इसमें क्या है, रो कौन सी है, 1 है, ठीक है, कॉलम लेकिन 2 हो गया, तो 2 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर आए हम तो क्या हुआ हमारा, यहाँ पर रो कौन सी है, 1 है, लेकिन कॉलम कौन सा हो गया, 3 हो गया। अब इधर आते हैं, इधर आएंगे तो रो कौन सा है हमारा, पहले रो लिखना है, ये ध्यान रखिएगा, पहले रो लिखना है, तो रो कौन सी है हमारी, 2 है, कॉलम कौन सा है, फर्स्ट है। अब इस पे आते हैं तो क्या है हमारा, रो कौन सी है, 2 है, और कॉलम कौन सा है हमारा, 2 ही है। यहाँ पे आते हैं तो क्या है हमारा, रो कितनी है, 2 है, और कॉलम कितना है, 3 है। तो ये क्या हुआ, AIJ हुआ हमारा, समझ में आ गया। और ऑर्डर क्या है, M into N क्या है हमारा, M into N क्या होगा हमारा, M into N हमारा ऑर्डर क्या है हमारा, 2 रो है, और नहीं 3 रो है ना, नहीं 2 रो है, 2 रो है और 3 कॉलम है, तो 2 into 3 हुआ, ये इसका ऑर्डर हुआ। और A क्या हुआ, इसका मैट्रिक्स हुआ, A मैट्रिक्स के ये एलिमेंट्स है जिसमें IJ सबका अलग अलग निकाला है, और ये इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। समझ गए होंगे अब आप। एक एग्जांपल और बता देती हूँ जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए ना। देखिए एग्जांपल 2 लेती हूं मैं, जिसमें मैंने लिया है यहाँ पर 5 - 6 7/4 3 ले लिया यहाँ पर मैंने ले लिया sin थीटा, √11 ले लिया, और ये ले लिया मैंने 7, और ये ले लिया मैंने -6, ये ले लिया मैंने ना। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि इससे सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑर्डर पेयर देख लेते हैं ना। तो ऑर्डर पेयर के लिए क्या करना पड़ता है, पहले हमें ये निकलना पड़ेगा, R1 है या R2 है, 2 रो है, देखिए कॉलम कितने हैं, C1 C2 C3 C4। तो मतलब ऑर्डर रो कितनी हो गई, 2, और कॉलम कितने हो गए, 4। तो ये हमने ऑर्डर लिख दिया, ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया। अब हमें लिखना है AIJ लिखना है, मतलब ना। तो AIJ में क्या लिखोगे, ये A है, इसी पेन से लिखती हूँ ना, A है, रो कितनी है हमारी, 1 है, और कॉलम कितना है, 1 है। अब इस वाले में आते हैं -6 में, तो रो कितनी है, 1 है, लेकिन कॉलम कितना है, 2 है। यहाँ पे आते हो तो क्या होगा, A में रो कितनी है, 1 है, कॉलम कितना है, 3 है। यहाँ पर आते हैं तो रो कौन सी है, फर्स्ट है, कॉलम कौन सा है, 4 है। इसमें आते हैं हम तो क्या होगा, इसमें रो चेंज हो जाती है, रो 2 हो जाती है, तो रो 2 है और कॉलम कौन सा है, फर्स्ट है। यहाँ पे रो 2 है और कॉलम कौन सा है, 2 है। यहाँ पर रो कौन सी है, 2 है, और कॉलम कौन सा है, 3 है। यहाँ पर रो कौन सी है, 2 है, और कॉलम कौन सा है, 4 है। तो ऐसे अब आप निकाल लोगे मुझे लग रहा है। और ये मैट्रिक्स मान लीजिए A है या B है, कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, मान लीजिए B मैट्रिक्स है,
तो ऐसे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ना। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि √11 का बताओ क्या है, मतलब √11 के बारे में पूछे कोई कि इस मैट्रिक्स के बारे, इस एलिमेंट के बारे में बताओ, तो आप क्या करोगे? ए हमारा कितना है, 11 का कहाँ है, ये है ना A22, तो यहाँ 22 लिख दोगे, है ना। और m कितना है, 2 × 4 है, ऐसे लिख देंगे, सिंपल। अब ये देखिए -6 के बारे में पूछ रहा है हमसे, तो क्या बताएंगे हम इसमें? ए कितना है हमारा, कौन सी इसकी पोजीशन है, 24, तो 2 4 हो जाएगी। और मैट्रिक्स कितना है इसका, ऑर्डर कितना है, 2 × 4 है, ठीक है ना। ऐसे हमसे वो कोई भी नंबर पूछ सकता है। मान लीजिए 7/4 के बारे में पूछे, तो हम क्या बताएंगे 7/4 के बारे में? 7/4 के बारे में पूछेगा तो हमें बताना पड़ेगा ए है कितना है, कौन सी रो 1 है और कॉलम 3 है, तो 1 3 हो जाएगा। और ऑर्डर तो सबका सेम ही रहेगा ना। और अब मान लीजिए हमसे ये पूछता है साइन थीटा के बारे में पूछता है, तो हम क्या बताएंगे इसमें? इसकी पोजीशन क्या है साइन थीटा की, रो 2 है, कॉलम फर्स्ट है, तो रो 2 हो गई और कॉलम फर्स्ट हो गया। और ऑर्डर तो वही रहेगा, ऑर्डर तो सबका सेम ही रहता है। तो बस सिंपल ऐसे हम निकाल सकते हैं इसको ना। अब पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स ना। देखिए अब पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स बहुत इजी है। देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहला होता है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स में क्या होता है, देखिए रो मैट्रिक्स क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा ये कोई ए मैट्रिक्स है, तो ये 1 हो गया, ये 7 है, मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स हमें दे रखे हैं, 6/7 है, √11 है, या साइन थीटा है, या कुछ भी दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा एक रो है ना, तो ये रो मैट्रिक्स हो जाएगा ना। रो मैट्रिक्स, ये भी रो मैट्रिक्स है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 12 होता है ना, तो ये भी तो देखो इसका क्या है, इसका ये अगर हम देखें तो इसकी रो तो 1 ही है ना, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5 कॉलम है, लेकिन रो 1 ही है। यहाँ पर भी रो 1 है, लेकिन कॉलम भी 1 ही है, तो कोई बात नहीं। लेकिन ये भी एक मैट्रिक्स, ये भी रो मैट्रिक्स है। अगर मान लीजिए कि अगर ये इस तरह से होता, मान लीजिए 6 7 3 2, तो क्या ये रो मैट्रिक्स था? नहीं, ये रो मैट्रिक्स नहीं है ये, क्योंकि इसमें तो रो तो वो इतनी सारी हो गई, R1 R2 R3 R4, तो ये तो रो मैट्रिक्स है ही नहीं। ये है रो मैट्रिक्स, ये है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स ये भी हो सकता था, B = लिख दो 2 -7, ये भी रो मैट्रिक्स है ना। तो रो मैट्रिक्स मतलब जो चीज हमें रो में, जिसकी एक रो हो ना, 1 रो, तो वो रो मैट्रिक्स कहलाएगा। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें 1 कॉलम होता है। 1 कॉलम मतलब जैसे कि पहला तो यही हुआ, देखिए इसमें हम मान लीजिए -4 लिया हमने, तो इसकी 1 रो है और 1 कॉलम है। कॉलम तो एक ही है ना, इसका है ना, एक ही कॉलम है। अब मान लीजिए आपने ये ले लिया, 1 है, 7 है, -7 है, 6/7 है, तो इसमें क्या है, रो तो हमारी कितनी है, 1 2 3 4 रो है, लेकिन कॉलम तो एक ही है, तो 1 कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा ना। अगर 1 साइन थीटा और -7 है, तो ये भी क्या है, इसमें रो तो 3 है, लेकिन इसके कॉलम कितना है, 1 है, तो ये भी 1 कॉलम कहलाएगा ना। तो ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाते हैं ना। अब कॉलम मैट्रिक्स के बाद आता है हमारा देखिए अब स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये मेन मैट्रिक्स है, इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा। थर्ड है ये, तो इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इसमें बराबर होते हैं। M = N होता है ना, ये बराबर होता है, इक्वल। ये देखिए ये है स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए इससे मैंने M और N बराबर था, मतलब रो और कॉलम बराबर होने चाहिए। देखिए इसमें रो कितनी है, 1 रो है और ये 2 रो है ना। कॉलम कितने हैं, 1 कॉलम है और 2 कॉलम है, तो 2 रो है और 2 ही कॉलम है ना। अब इसमें आ जाइए, तो रो 1 हो गई, रो 2 हो गई, रो 3 हो गई, और ये कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड और कॉलम 3, तो दोनों बराबर है, 3 × 3 है। M × N बराबर है ना, M × N जो है बराबर है 3 × 3 है। तो ये क्या होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं ना। अब देखिए डायगोनल मैट्रिक्स बताती हूँ आपको। डायगोनल मैट्रिक्स भी ऐसे ही होता है, बस थोड़ा सा फर्क होता है, बताती हूँ आपको मैं। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमें यही वाला ले लेती हूँ मैं,
देखिए डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होती है, ये चीज जो डायगोनल होते हैं इनमें तो नंबर्स होते हैं ना, और सब में क्या होते हैं यहाँ 0 0 0 0 0 0। अब देखो ये डायगोनल में क्या है, ये है ना हमारा, ये है हमारा ना, ये देखो ये डायगोनल में नजर आ रहा है आपको, ये डायगोनल में, तो ये डायगोनल में तो लेकिन इसका जो स्क्वायर मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स इसलिए मिलता है कि इसमें देखो R1 R2 और R3 3 रो है और 3 कॉलम है, 1 2 3 3 कॉलम है, तो स्क्वायर की भी उसको पूरा कर रहा है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही साथ में, लेकिन ये रो मैट्रिक्स है क्योंकि यहाँ पर ये देखो रो में ये नंबर्स आ रहे हैं और सारे 0 0 हैं, तो ये रो मैट्रिक्स होता है। अब अगर मान लो आप ये वाला लो तो इसमें भी आप स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या कर सकते थे, ये भी तो स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ, 1 इंटू ये कॉलम भी हुआ और ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी हुआ क्योंकि इसमें भी बराबर है, m इंटू n बराबर है। ऐसे ही डायगोनल में भी होता है, इसमें भी क्या होगा, अगर ये है रो है तो ये भी तो डायगोनल भी होगा, भले ये भाई एक का ही है तो फिर इसमें और कुछ कैसे आ सकता है, तो ये भी क्या है, ये भी ये अगर सोचो तो ये कॉलम भी है, रो भी है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है ना। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं इसको। एक एग्जांपल और दे देती हूँ आपको मैं, जैसे मान लीजिए ये है 7 है और √7 3/4 है और ये है -6, तो क्या होगा यहाँ पर 0 0 0 हो जाएगा ना, 0 0 0 0 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये हो गया ना। अब देखो इसमें कितनी रो है, 1 2 3 4 रो हुई, 1 2 3 4 रो कॉलम भी 4 हुए, तो बराबर हो गया, m इंटू n बराबर हो गया, लेकिन ये डायगोनल है क्योंकि ये दिखा रहा है ना, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स समझ में आ गया आपको। अब पांचवा है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। देखिए स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स में होता है हमारा, अब देखो इसमें क्या होता है स्केलर मैट्रिक्स में, इसमें नंबर जो होता है ना वो सेम होता है। जैसे देखो ये डायगोनल भी है, ये देखो एक तरह से देखो आप, तो ये स्क्वायर भी है, देखो इसमें 3 रो है 3 कॉलम है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो गया, और ये डायगोनल भी क्योंकि डायगोनल में दिखाई दे रहा है, लेकिन इसे स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं जिसको सेम नंबर रिपीट होता है। ये तो 3 3 है, और यहाँ पे देखोगे तो ये देखो क्या है, इसमें भी अगर इसका वो देखो तो 2 इंटू 2 है, ऑर्डर सही है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और साथ में क्या स्केलर भी है क्योंकि ये दोनों नंबर सेम है, तो इस तरह के उसको क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ये है हमारा यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स से पता लगता है कि नंबर 1 होता है ना, यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो अब इसमें क्या होगा, देखिए जैसे मान लीजिए हमारा ये है कोई भी, तो ये ये 1 है, ये 1 है, ये भी 1 है, ये 0 है, ये 0 है, तो देखिए इसमें क्या है, इसमें सेम ही, इसमें क्या आएगा, सिर्फ 1 नंबर आएगा और कोई नंबर ही नहीं आएगा इसमें, तो ये हमारा इसका ऑर्डर देखो सेम है। अब जैसे मान लीजिए एक बी मैट्रिक्स ले रही हूं मैं, जिसमें क्या होगा, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो ये 0 0 0 0 0 0, तो ये भी क्या है, देखो ये 3 इंटू 3 है, मैट्रिक्स वो सेम है, m इंटू सेम है, और डायगोनल भी है, लेकिन क्या डायगोनल के साथ साथ क्या है, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, मतलब 1 नंबर ही आ रहा है, इसमें अलग अलग नंबर रिपीट हो रहे थे, इसमें 1 ही नंबर आएगा, तो ये यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। अब देखिए ये क्या है, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स बोलते हैं, इसमें तो कुछ भी, इसमें तो क्या होता है, देखिए ये 0 ही 0 होते हैं, तो इसमें क्या है, ऑर्डर हमारा 2 इंटू 2 है, लेकिन मैट्रिक्स क्या है, 0 है, कॉलम भी वही है, सेम वही है, ये भी हमारा मान लीजिए ये होता, तो ये भी क्या है, नल मैट्रिक्स है। ये इस तरह के मान लो कॉलम तो पूरे ही है, देखो R1 R2 R3 R4, कॉलम कितने हैं, C1 C2 C3 C4, तो 4 इंटू 4 ही है, लेकिन 0 है, तो ये नल मैट्रिक्स होगा। अब पढ़ते हैं इक्वल मैट्रिक्स के बारे में। देखिए इक्वल मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, इसके लिए 2 कंडीशन होती है, एक तो इनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। अभी तक तो हम एक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम 2 मैट्रिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, मैट्रिसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मान लीजिए 2 मैट्रिक्स दे रखे हैं हमको, तो इनमें क्या है, एक ए मैट्रिक्स एक बी मैट्रिक्स है, तो ये इक्वल तब होते हैं जब इनके ऑर्डर सेम हो, सबसे पहली कंडीशन ये होती है। तो देखिए ये इसमें ये R1 है, ये R2 है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, तो 2 इंटू 2 हो गया। यहाँ भी ऐसी कंडीशन है, R1 R2 और C1 C2,
तो इसमें भी ऑर्डर सेम है, दोनों के ऑर्डर सेम है ना। अगर दोनों के ऑर्डर सेम है तो अब हम उसको देख सकते हैं कि वो इक्वल है या नहीं है। तो एक कंडीशन तो ये हुई, पहली कंडीशन को तो ये पूरा कर रहा है। अब दूसरी कंडीशन क्या देखनी है, उसके एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। देखो अगर हम इसको देखें तो ये हमारा क्या है, ये मैंने आपको बताया था, क्या बताया था मैंने आपको कि ए से लिखते हैं ना, तो ये हमारा हो गया A11, ये ए रो 1 है और कॉलम 1 है, और ये रो 1 है और कॉलम 2 है। यहाँ पर क्या है, रो 2 है और कॉलम 1 है, ठीक है। यहाँ पर रो 2 है और कॉलम 2 है, ये हो गया हमारा। यहाँ पर भी यही कंडीशन है ना, A11, A12, A21, A22। तो A11 से A11 मिलना चाहिए, है ना, कहीं और से नहीं मिलना चाहिए। A11 A11 से मिलना चाहिए। तो 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, तो इसका मतलब ये है -4 से -4, तो A12 से A12 भी मिल रहा है, A21 से A21 भी मिल रहा है, A22 से A22 भी मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये इक्वल मैट्रिक्स है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये इक्वल मैट्रिक्स है। अब नीचे वाले में आते हैं, तो नीचे वाले में आओ तो सबसे पहली कंडीशन तो यही है कि ऑर्डर सेम होने चाहिए। तो ये 1 2 रो है और कॉलम भी 2 है ना। यहाँ पर रो कितनी है, 2 है, लेकिन कॉलम कितने हैं, 3 है। तो पहले तो ऑर्डर ही सेम नहीं हुए, तो यही गलत हो गया। तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो इक्वल मैट्रिक्स है ही नहीं, है ना। लेकिन अगर मान लो कि हम इस वाले को हटा दें, चलो इस वाले को हटा दिया, तो इस वाले को हटा दिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ऑर्डर 2 × 2 आ गया। तो क्या ये मैट्रिक्स है, तब भी मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि ये A11 जो हमारा ये A11 है, क्या ये A11 से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ये 1 है, ये 2 है। ये A12 जो है हमारा A12 से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो ये इसका मतलब हमारा ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। तो क्या चीज सेम होनी चाहिए, एक ऑर्डर सेम होना चाहिए और एक एलिमेंट सेम होने चाहिए अगर हमें इक्वल मैट्रिक्स करना है। तो देखिए आप पढ़िए मैट्रिसेस, यूजेस ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का यूज क्या होता है, मैट्रिक्स का यूज करते हैं क्रिप्टोग्राफी में। आपने देखा होगा कि जो हम जैसे पेटीएम यूज करते हैं या जो भी ये भीम यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम एक जगह से दूसरी जगह पैसा ट्रांसफर करते हैं ना। तो जब पैसा ट्रांसफर करते हैं तो इसमें आपको पता होगा कि कहीं हैकिंग हो जाती है ना। तो उसको बचाने के लिए ये क्रिप्टोग्राफी का यूज किया जाता है। और मैट्रिक्स आर यूज इन गेम, इन्हें गेम्स में भी यूज किया जाता है। तो इसके ये 2 यूज है। और अब चलिए एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 3.1 करते हैं। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है, इसमें ए मैट्रिक्स दे रखी है, इसमें ये नंबर्स दिए थे हमें ना, 2 35 √3 5 -2 1 19 5/2 -5 7 12 17। इससे मैंने क्या करा, इसको AIJ के फॉर्म में लिख दिया मैंने, ठीक है ना। AI क्या होता है, रो होता है, J क्या होता है, कॉलम होता है ना। तो मैंने क्या करा, इसे सबसे पहले रो लिखी, R1 R2 R3 R4 R3 लिख दिया, 3 रो है ना। तो मैंने यहाँ 3 रो लिख दिया, 4 कॉलम है, तो 1 2 3 4 कॉलम है, तो मैंने 4 यहाँ लिख दिया। तो ये मेरा ऑर्डर आ गया। अब मुझे AIJ निकालना है। तो AIJ के लिए मैंने क्या करा, ये फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो A11 आ जाएगा, पहला रो दूसरा कॉलम। फिर मैंने यहाँ पर रो ये 1 है और कॉलम क्या है 2, तो A1 रो पहले लिखते हैं, कॉलम बाद में लिखते हैं, तो A12। यहाँ पर रो क्या है, 1 है, तो 1 रो पहले लिखेंगे, फिर ये कॉलम 3 है, 3 लिख दिया। फिर ऐसे ही यहाँ पर लिखा मैंने, यहाँ पर रो 1 है और कॉलम कौन सा है, 4 है। यहाँ पर आया तो यहाँ पर कौन सी रो है, ये 2 है, तो A रो 2 हो गई और कॉलम कौन सा है इसका, 1 है, तो 1 लिख दिया। ऐसे आपको समझ में आ ही रहा होगा। और यहाँ पर आ जाओ, चलो ये -3 है, -5 है, तो इसमें रो कौन सी है, 3 है, तो 3 रो लिख दिया। और कॉलम कौन सा है, 3 है, तो 3 लिख दिया। यहाँ पर रो मेरी कौन सी है, 3 है, तो 3 रो पहले लिख दिया और कॉलम कौन सा है, 4 है, तो A3 4 आ गया। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा, मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बहुत अच्छे से समझाया है आपको। तो अब मान लीजिए अब ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछ रहा है, तो क्या है मेरी ऑर्डर, रो 3 है, कॉलम 4 है, तो 3 × 4 हो गया, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ रहा है, वो कितने हैं। तो देखिए जो हमारे ये रो जो ऑर्डर होता है ना, अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। तो हम अगर इसे काउंट करें तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 ही है, देखो सही है ना। तो अगर हम 4 3 12 कर देते, अगर हम ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दे तो नंबर ऑफ मैट्रिक्स निकल जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा है हमसे कि राइट द एलिमेंट ऑफ A13 का पूछा है। तो A13 ढूंढो, इसमें कहा है, सबसे पहले इसे लिखना आप, ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये मैंने लिखा है इसको ना, क्वेश्चन देखोगे तो ये मैंने खुद लिखा है। तो A13 का क्या है, A13 का वैसे भी सोच सकते हो कि A1 का मतलब क्या हुआ, रो 1 और कॉलम कौन सा है, 3 है। 3 कॉलम में 1 रो तो ये हो गई और कॉलम 3 ये हो गया,
तो 19 है, 19 लिख दिया मैंने। फिर पूछा उसने A21, 2 का मतलब रो 2 है, तो रो दूसरी ये वाली होगी, 2 रो ये हो गई, और 1 कॉलम है तो 1 कॉलम ये है, तो 35 होगा। अब A33 पे आ जाओ। 33 का मतलब रो भी 3 है और कॉलम भी 3 है, तो रो 3 ये वाली है, कॉलम 3 ये वाला है, तो ये -5 होगा। A24 पे आ जाओ तो 2 का मतलब क्या है, रो 2 है और कॉलम कौन सा है, 4 है, तो 4 कॉलम 2 ये है, तो ये 12 आ जाएगा। ठीक है। A23 देखो तो रो कितनी है, 2 है, तो रो 2 ये है और कॉलम कौन सा है, 3 है, तो कॉलम 3 ये है, तो ये A23 का 5/2 है। ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आ गया आपको? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, इफ ए मैट्रिक्स है 24 एलिमेंट, अगर 24 एलिमेंट है तो उसमें कितने पॉसिबल ऑर्डर्स बन सकते हैं। तो देखिए इस चीज को देखने का तरीका ये होता है कि मान लो 1 × 24, मान लो जैसे हमारे यहाँ पर थे ये एलिमेंट थे, हमारे ये पूरे एलिमेंट 12 थे, तो हम इसको तो किसी भी तरह से लिख सकते थे ना, कोई मतलब ये तो इसने मैट्रिक्स हमें दे रखा था, लेकिन अगर हमें दे रखा है तो मैट्रिक्स का मान लो हमें ये एक कोई दे रखा है, मैं एग्जांपल लेती हूँ, 1 2 4 दे रखा है, 6 है, 7 है और 2 है, ये हमें कोई एक मैट्रिक्स दे रखा है ना, तो ये कितना, इसका ऑर्डर हो जाएगा हमारा 3 × 2 × 3 ना, पहले रो लिखते हैं, 2 × 3 हो जाएगा, तो 6 हुआ ना। तो अगर हम 6 का निकालें, अगर हमें ये ना दिया होता, चलो ये बोलता है कि 6 एलिमेंट है, अब इसके रो बनाओ कितने मैट्रिक्स बनेंगे, तो इसका मैट्रिक्स तो ये भी बन सकता था, 6 × 1 भी बन सकता था, 1 × 6 भी बन सकता था, 2 × 3 भी बन सकता था, 3 × 2 भी बन सकता था, कोई भी ये चारों मैट्रिक्स बन सकते थे। अगर हमें मैट्रिक्स नहीं दिया होता तो हमारे ये चारों मैट्रिक्स बन सकते थे। देखो कैसे बनेंगे, देखो सबसे पहले तो 2 3 तो बनाई हुआ है, ये तो बनाई हुआ है। अब मैं 3 2 बनाती हूँ, तो 3 का मतलब रो 3 होनी चाहिए, तो रो 3 होनी चाहिए, तो क्या आएगा 1 2 7 नहीं 1 2 7 4 6 2, तो इसमें देखो रो 3 हो गई और कॉलम 2 हो गया, ये बन गया। ठीक है। अब 6 × 1 है, अगर 6 × 1 बनना है तो क्या करेंगे हम, 6 × 1, तो 6 × 1 नहीं, पहले 1 × 6 बना रही थी ना, तो 1 × 6 बनना है तो क्या बनेगा 1 2 7 4 6 2, तो देखो इसमें कितनी रो बन रही है, इसमें रो तो 1 ही बन रही है ना, और कॉलम कितने हैं 1 2 3 4 5 6 बन रही है, तो 1 × 6 भी बन गया हमारा। अब 6 × 1 बनाओ, तो 6 × 1 के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉलम में बनाना पड़ेगा 1 2 7 4 6 2, तो इसमें कॉलम कितना है 1 है और रो कितनी है, नहीं कॉलम नहीं रो 6 होती है ना, पहले वाला रो होता है, तो रो 6 हो गई और कॉलम कितना है 1 है, देखो 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो 5 रो और ये 6 रो और ये कॉलम फर्स्ट हो गया, तो 6 × 1, तो ये इतने सारे मैट्रिक्स बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं, तो ऐसे ही हम इसमें बताएंगे। देखो अब हमारे जो ये मैट्रिक्स हैं, मैट्रिक्स है, अगर ये 24 दे रखा है तो 24 के जितने भी फैक्टर होते हैं जो टेबल में आता है उसको आप लिख दो, तो मैंने क्या किया 1 × 24 लिखा, 24 × 1 ये भी बन सकता है ना, क्योंकि रो में चेंज आ रहा है ना, पहले रो 1 है, अब रो 24 है, तो दोनों में फर्क हो गया ना, तो इसलिए 1 × 24 24 × 1 हो गया। अब 2 के डब्बे तो 12 × 2 का भी बन सकता है, 2 × 12 का भी बन सकता है, 8 3 जा 24 होता है, ये भी बन सकता है, 3 × 8 भी बन सकता है, 6 4 जा भी 24 होता है, तो 4 6 जा भी बन सकता है, 6 4 जा भी बन सकता है। अब देखो एलिमेंट 13 का दिया है, तो 1 × 3 है, तो 13 × 1 भी बन सकता है, और कोई होता ही नहीं इसके फैक्टर, तो और कोई बन ही नहीं सकता है। समझ रहे हो आप मेरी बात, नहीं समझ रहे हो, मैं फिर से एक एग्जाम्पल आपको देख के बताती हूँ। जैसे मान लो ये हमारा होता 2 4 और 3 है और ये 7 होता है, तो ये 4 एलिमेंट हुए ना, तो मेरे को इन्होंने ये नहीं दिया है, मान लो इन्होंने कहा कि आपके पास एलिमेंट 4 है, 4 एलिमेंट है, तो इसके कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं, तो सबसे पहले तो 1 × 4 ही बन सकता है, दूसरा बन सकता है 4 × 1 बन सकता है, एक 2 2 जा 4 बन सकता है, और कोई नहीं बन सकता ना, अगर 2 2 जा कोई पलटोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारा एक मैट्रिक्स तो ये बन गया 2 × 2 का, और एक क्या बन सकता है 1 × 4 बन सकता है ना, तो इसमें रो 1 होनी चाहिए ना, रो 1 होनी चाहिए, और तो ये बन सकता था 2 3 4 7, तो इसमें रो तो 1 हो गई और कॉलम कितने हुए, रो 1 हो गई, कॉलम कितने हुए 4 हो गए, तो ये क्या हुआ 1 × 4 हो गया, ये बन गई। और दूसरा क्या बन सकता था हमारा 4 × 1, तो ये हमारा बन सकता था ये 2 3 4 7, तो इसमें रो कितनी हुई
1 2 3 4। तो रो तो हो गई हमारी 4 और कॉलम हुआ हमारा 1। तो 4 इंटू 1 देखो सारे बन गए, ये सारे बन गए। तो ऐसे ही इसमें बनाना है आपको ना। अब बड़ा नंबर होगा तो बड़ा बनाओगे, छोटा होगा तो छोटा नंबर बनाओगे। अब देखिए, अब हमें दे रखा है 18 एलिमेंट। तो देखो 18 का कितने फैक्टर होते हैं, 1 इंटू 18 होगा, 18 इंटू 1 होगा, और क्या होगा, कौन से टेबल में आता है, 9 2 18, 2 इंटू 9 इससे बन सकता है, 6 3 18, 3 6 18 इससे बन सकता है, और तो कोई फैक्टर नहीं मुझे नजर आ रहा है ना। तो ये फैक्टर बन सकते हैं। तो इतने ही हमारे मैट्रिक्स बन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 मैट्रिक्स बन सकते हैं इसको। अब यहाँ पर आ जाओ, तो यहाँ पर क्या है हमारा, तो हम उतने ही ऑर्डर निकाल लेते हैं, तो उससे हमें पता लग जाता है हमारे कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं। अब 5 है, तो 5 का फैक्टर क्या बन सकता है, 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1, और तो कोई मैट्रिक्स बन नहीं सकता। तो इसके सिर्फ 2 ऑर्डर बन सकते हैं, तो सिर्फ इसमें 2 तरह के मैट्रिक्स बन सकते हैं। तो यही पूछा है इसने कि कितने ऑर्डर हो सकते हैं। तो हमने ऑर्डर से मतलब ऑर्डर जितने हैं उतने ही मैट्रिक्स बन सकते हैं। तो ऑर्डर कितना है, 5 इंटू 1 और 1 इंटू 5, 2 ही ऑर्डर इससे बनेंगे। इसमें कितने बन रहे हैं, इसमें बन रहे हैं 1 2 3 4 5 ऑर्डर बन रहे हैं इसमें। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन 4 दे रखा है, देखिए क्वेश्चन 4 में दे रखा है इन्होंने, कंस्ट्रक्ट ए टू टू मैट्रिक्स ए आई जे हुज एलिमेंट आर गिवन बी। देखिए इसमें क्या दे रखा है हमको, इस क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि हमको मतलब हमें इसने ऑर्डर दे दिया है बस कि 2 इंटू 2 का ऑर्डर है। तो 2 इंटू 2 का ऑर्डर है, तो आपको ये पता है ना कि इसमें जो है हमारा अगर हम ये देखेंगे, देखिए क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है, बस ये चीजें दे रखी हैं कि इसका जो ऑर्डर है 2 इंटू 2 है, और इसमें अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। मतलब देखो इसमें क्या दे रखा है, ए आई जे आई प्लस जे स्क्वायर अपॉन 2, ये इक्वेशन दे रखी है, इससे सॉल्व करना है हमको ना। तो ये आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि अगर A11 होता है और ये A12, तो ये रो 1 होती है और ये रो 2 होती है ना, ऐसे तो निकालते हो ना। और अगर A21 है तो रो 2 होगी और कॉलम 1 होगा। अगर A22 है तो रो 1 है और कॉलम भी 2 ही है, ये हमें पता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा आई होता है, ये जे होता है, ये आई है, ये रो है, ये कॉलम है, ये रो है, ये कॉलम है, ये रो है, ये कॉलम है। अब हमें यहाँ पर A2 इंटू 2 दे रखा है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब तो ये होता है ना कि आई जो है हमारा यहाँ पर 2 दे रखा है, आई हमारा 2 दे रखा है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख देती हूँ मैं। तो अगर ये A22 दे रखा है, तो इसका मतलब हमारा जो आई दे रखा है वो दे रखा है 2, और जे भी दे रखा है 2, ठीक है। तो अगर हम इस फॉर्मूले में रखेंगे इसको, देखिए इस क्वेश्चन में ना ये दे रखा है ऑर्डर है, ये ना ऑर्डर है, ये ऑर्डर दे रखा है ना। तो 2 इंटू 2 का ऑर्डर है ना, तो ये 2 इंटू 2 का है, मैंने ये 2 इंटू 2 का ऑर्डर बना लिया। तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे ये हमें पता है, हमें एलिमेंट नहीं पता है, लेकिन हम उसे ये तो कर सकते हैं ना कि A11 है, A12 है, A21 है, A2 है, ये होगा। अगर ये ऑर्डर में 2 इंटू 2 में दे रखा है तो एक होगा, पहला 2 एलिमेंट होंगे इसमें, मतलब 4 एलिमेंट, 2 2 4, 4 एलिमेंट होंगे, 2 ऑर्डर 2 रो में होंगे, 2 कॉलम में होंगे, क्योंकि ये दिख रहा है ये हमारा रो है, ये हमारा कॉलम है। तो ऐसे हमने लिख दिया। हमें पता है कि अगर रो फर्स्ट में अगर 4 कॉलम है तो फर्स्ट जो होगा वो A11 होगा, A12 होगा, A21 होगा, A22 होगा। ये तो मैंने आपको भी समझाया ना, ये तो हम खुद निकाल सकते हैं ना कि 4 चीजें हैं, तो 4, एक रो फर्स्ट होगा, कॉलम फर्स्ट में होगा, एक रो फर्स्ट होगा, कॉलम 2 होगा, एक रो 2 होगा और कॉलम फर्स्ट होगा। यहाँ पर रो फर्स्ट और रो कॉलम, तो ये ऐसे निकालेंगे। अब हमारा हो गया, तो हमारा ये A11 है, तो इसका मतलब हमारा क्या है, इसमें I1 है और J कितना है, 1 है। तो मैंने इस फॉर्मूले में इसको रख दिया, I1 रख दिया, J1 रख दिया और अपॉन 2 के दिया। इसका स्क्वायर क्या, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4/2, 2 to the 4 2 आ गया। तो पहला हमारा A11 क्या है, 2 आया, मैंने यहाँ लिख दिया इसको। फिर सेकंड मैंने करा, यहाँ A12 लिया, A12 में मेरा I क्या है, 1 हो गया, मतलब रो, और 2 क्या, J क्या हो गया, कॉलम 2 हो गया, है ना। तो अब मैंने I की जगह 1 रख दिया, J की जगह 2 रख दिया। इसका स्क्वायर किया तो 3 का स्क्वायर हो गया, 3 3 9/2, ये नहीं कर सकता तो 9/2 मैंने यहाँ लिख दिया इसके प्लेस पर। अब आए हम नीचे, नीचे है हमारा A21 है ना, ये क्या दे रखा है हमें, A21 दे रखा है ना, A21 है। तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए ये हमारा दे रखा है A21, तो इसका मतलब रो कितनी है, 2 है, और कॉलम कितना है,
1 है ना। और इसमें आई रो होता है और जे क्या होता है, कॉलम होता है। तो इसमें आई कितना है मेरा 2 है और जे कितना है 1 है, ये लिख दिया मैंने। अब इसकी जगह पे मैंने आई की जगह पे 2 और +1 कर दिया और स्क्वायर कर दिया, तो इसका क्या होगा 3 का स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। ये भी 9/2 है, मैंने यहाँ 9/2 लिख दिया थर्ड में। अब ये फोर्थ पे आए A22, तो इसमें आई भी 2 है और जे भी 2 है, तो यहाँ मैंने लिख दिया 2 + 2 और ये आ जाएगा मेरा 4 का स्क्वायर अपॉन 2, तो यहाँ पर 8 आ गया। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन तो हो गया। मैंने इसको यहाँ पर इसी मैट्रिक्स में बना के 2 × 2 के ऑर्डर में दिया था ना उसने, तो 2 × 2 के ऑर्डर में मैंने इसको बनाकर लिख दिया, ये मेरा आंसर हो गया। अब इसने जो ना इक्वेशंस दे रखी है हमको ना, पहली इक्वेशन हमने सॉल्व की, अब इसने ये दूसरी इक्वेशन दे दी है, फिर ये तीसरी इक्वेशन दी, इन्हीं को हमें सॉल्व करना है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ A11 है, A12, यही ऑर्डर तो सबका सेम ही दे रखा है ना, एक ही क्वेश्चन के 3 पार्ट कर रखे हैं। तो मैंने क्या करा, A11 लिख दिया, A12, A21 और A22 यहाँ लिख दिया। फिर मैंने क्या करा, इसे मुझे पता है कि I1 है और J1 है, यहाँ पर I1 है और J2 है, मतलब रो 1 है और कॉलम 2 है। अब यहाँ पर क्या है, I2 है और J2 है। अब मैंने इसको I/J है, तो I की जगह 1 रखा, ये 1 है ना, 1/1 रख दिया, 1 आ गया आंसर। यहाँ मैंने 1 रख दिया। फिर यहाँ पर मैंने क्या करा, I1 है और ये 2 है, तो 1/2 है, तो इसका आंसर 1/2 आ गया। यहाँ पर I2 है और J1 है, तो 1 हो गया, तो 1 से 2 कटेगा तो 2 ही आएगा, 2 लिख दिया मैंने। फिर यहाँ पर I और J इसी फॉर्मूले इसी इक्वेशन में रख रही हूँ मैं, तो ये I2 है, J2 है, तो कट गया तो 1 आ गया, तो ये मैंने यहाँ 1 रख दिया। तो ये 2 × 2 के ऑर्डर में मेरा ये मैट्रिक्स बन गया। समझ में आ गया आपको। अब दूसरे में मैंने यही करा है, दूसरे में मैंने यही करा, A11, A12, A21, A22 लिख दिया मैंने ना। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया I1 है, J2 है, ठीक है, I2 है, J1 है। A22 में क्या करना मैंने, I2 है, J2 है, यहाँ पे मैंने I1 J1 रख दिया, क्योंकि ये 1 1 है ना, तो I भी 1 है और J भी 1 1 है। फिर मैंने इस फॉर्मूले में इसको रख दिया, तो ये 1 + 2 × 1/2 हो जाएगा। 1 + 2 बन जाए वो 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर इसको जोड़ेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 3 9 होना चाहिए था ना, गलत कर दिया मैंने यार। यहाँ पर 3 3 2 + 3 हो जाएगा ना, 3 का स्क्वायर, तो 3 3 9 होगा ना। ये देखिए 3 3 9 होगा ना, तो यहाँ पर मैं ये काट देती हूँ, 9/2 होगा, इक्वल टू हो जाएगा, ये 9/2 ही रहेगा, कटेगा ही नहीं, तो यहाँ मुझे 9/2 लिखना है ना, 9/2 हो जाएगा यहाँ पर ना। तो अब मैं नीचे आती हूँ, देखिए यहाँ पर मैंने क्या करा, I लिया 1, देखो I1 हो गया, 1 है यहाँ पर, 2J 2 × 2 है J, 2 × 2 हो गया, तो 1 + 2 2 4 हो जाएगा, और 1 + 4 5, 5 का स्क्वायर 25/2, 25/2 लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर I मेरा 2 है और J 1 है, तो I की जगह मैंने 2, ये I की जगह 2 रख दिया और J की जगह 1 रख दिया, तो 2 × +2, तो 2 2 2 2 4 हो गया, 4 4 16, 2 8 18, 8 लिख दिया मैंने यहाँ पर। फिर मैंने यहाँ पर I भी 2 है, J भी 2 है, तो I की जगह 2 लिखा, फिर 2 × J की जगह भी 2 लिख दिया, तो 2 + 2 2 4/2 हो जाएगा, 4 2 6 का स्क्वायर अपॉन 2, तो 6 6 36, तो यहाँ 18 हो जाएगा, तो ये हमारा 18 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे तीनों आ गए आंसर। समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से। देखिए इस क्वेश्चन 5 में आपको जितना भी कंफ्यूजन क्वेश्चन 4 में रहा होगा, क्वेश्चन 5 में सब क्लियर हो जाएगा। देखो अब ये हमें 3 × 4 का मैट्रिक्स दिया हुआ है ना। 3 × 4 का मतलब कितने होने चाहिए, 12 एलिमेंट होने चाहिए, 3 रो होनी चाहिए और 4 होने चाहिए एलिमेंट, है ना, नहीं 4 कॉलम होने चाहिए। तो मतलब ऐसे बनना चाहिए ना मेरे हिसाब से, तो देखो इस तरह से बनना चाहिए। कहाँ बनाऊं, यही बना देती हूँ, देखो ये होना चाहिए ना। अगर ये 3 × 4 है, तो यहाँ कितना होना चाहिए, एक मतलब 3 रो होनी चाहिए, तो ये R1 होना चाहिए, R2 होना चाहिए, R3 होना चाहिए। कॉलम कितने होने चाहिए, 1 2 3 और 4 कॉलम होने चाहिए, ऐसे होना चाहिए ना। तो इसका मतलब ये यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ होगा, ये तो काउंट कर लो कितने, 12 है नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है, तो 4 3 12 था, 12 बन रहे हैं। तो हमें ऐसे ही बनाना है, रो 1 रो होना चाहिए। तो मैंने क्या करा, इसके नाम दे दिए, जब रो 1 है तो ये A1 और कॉलम 1 यही होगा। अब रो 2 में, रो 1 में ये दूसरे पे आओगे तो रो तो 1 है, तो A1 और कॉलम 2, तो A1 2 हो जाएगा। देखो मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया है सब, ये आप भी लिख सकते हो। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा।
तो आप ऐसे लिख सकते हो, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। फिर मैंने क्या करा, यहाँ पे मुझे सबके यहाँ पर इक्वेशन दी है, इसको इसमें रख के हर के एलिमेंट निकालने की, कौन कौन से एलिमेंट है। तो मैंने वैसे ही किया जैसे मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था। मैंने क्या करा, इसमें ये A11 A12 ये सारे मैंने लाइन से लिख दिए, 1 3 1 4 जो भी है, 2 1 2 3 सब लिख दिया मैंने। तो अब मैंने A11 का निकालना है, तो A11 का निकालूंगी तो क्या है, मेरा I है इसमें 1 और J भी 1 है, रो भी 1 है और कॉलम भी 1 है। I और J को रो बोलते हैं और J को कॉलम बोलते हैं। अब मैंने इस फॉर्मूले में रखा है इसको, तो 1/2। और ये किसका फॉर्मूला है, मॉडुलस का फॉर्मूला है। मॉडुलस का मतलब क्या होता है, अगर आंसर माइनस में आएगा तो वो प्लस में ही कर लेते हैं ना मॉडुलस हटा के। तो 1/2 यहाँ पर मेरा ये -3 तो दे ही रखा है, I हमारा 1 है और प्लस J भी 1 है। तो मैंने इसे करा तो -3 + 1 तो -2 आया। मैंने मॉडुलस हटाया तो यहाँ पे 2 आ गया, कि प्लस का 2 आ जाएगा ना, माइनस से प्लस और मॉडुलस हटाते हैं तो प्लस में चेंज हो जाता है। तो ये 2 का आ गया, 2 से 2 कट गया तो 1 आ गया, तो मैंने यहाँ 1 लिख दिया। ठीक है, अब ऐसे ही मैंने इस वाले में करा। अब मैं इस वाले में आती हूँ A12 में, तो इसमें रो कितनी है, 1 है, मतलब I 1 है और J कितना है, 2 है। तो मैंने इसी फॉर्मूले में I और J की फॉर्मूला लिख दिया, 3 × I1 और J 2 रख दिया। तो -3 और +2 हो गया, इसे माइनस किया तो -1 आया, मॉडुलस आया तो +1 आ गया, तो यहाँ 1/2 आंसर आ गया। मैंने यहाँ 1/2 लिख दिया। फिर मैंने A13 को लिया, तो A13 में क्या है, 1 मेरा रो है और I है और 3 क्या है, मेरा कॉलम है। तो 3 क्या है, J है, I1 J 3। तो I की जगह मैंने 1 रख दिया, यही वाला ये क्वेश्चन पे लिख रही हूँ मैं, 1/2 है तो 1/2 लिख दिया। मॉडुलस का फॉर्मूला, मॉडुलस का साइन लगा वो लगा लिया, -3 हो गया। I की जगह मैंने 1 है तो 1 लिख दिया, अब प्लस J 3 है तो 3 लिख दिया। अब मैंने इसे सॉल्व कर लिया, तो -3 + 3 3 से 3 कैंसिल हो गया, 0 आ गया। 1/2 को 0 से करोगे तो 0 ही आंसर आएगा, तो यहाँ मैंने 0 लिख दिया। अब मैं A14 ले रही हूँ, A14 को लिया तो इसमें भी ऐसे ही किया मैंने, 1/2 -3, I इसमें 1 है और J इसमें 4 है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेरा 1/2 और -3 हो गया +4 हो गया। इससे जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 बचेगा, तो 1/2, तो मैंने यहाँ 1/2 लिख दिया। ऐसे ही मुझे सारे निकालने हैं। अब A21 का यहाँ रखे, A22 का, ऐसे करके आप सारे निकाल सकते हो। आप चाहो तो इसको वीडियो को पॉज करके इसके आंसर्स लिख लो। तो A21 है तो इसमें कितना हुआ, हमारा I2 हो गया, J1 हो गया। यहाँ मैंने I की जगह 2 लिख दिया और A की जगह J की जगह 1 लिख दिया। इसको मैंने सॉल्व कर लिया। ऐसे A22 था, इसमें भी मैंने यही करा। इसमें I2 है, J2 है, तो I की जगह मैंने 2 लिख दिया, J की जगह 2 लिख दिया, तो देखो ये आंसर आ गया। अब आप इसे खुद सॉल्व करोगे तो आपसे हो जाए। देखो अब हमारा ये A23 है ना, ये 23 है, तो 23 में क्या I है हमारा 2 और J है हमारा 3। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर I की जगह 2 रखा और इसकी जगह पे मैंने 3 रख दिया। तो ये IJ हो गया हमारा ना। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर I की जगह पर 2 रख दिया और J की जगह पे मैंने 4 रख दिया। तो और बस सॉल्व तो आप कर ही लोगे। 3 2 जा 6 हो गया, -6 आ गया, +4 आ गया। -6 में से 4 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, मॉडुलस हटाओगे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, 1 आ गया। तो मैं देखो इसको यहाँ पे लिखती चली जा रही हूँ, सब यहाँ 1 आया तो 1 लिख दिया मैंने। ऐसे करके आपको सारे निकालना है। देखो A31 का तो ये I3 हो गया और J1 हो गया, I3 J1। इसी में आपको उसी में फॉर्मूले में उसी क्वेश्चन में लिखते जाओ और सबके आंसर निकालते जाओ। और चाहो तो इसको पॉज करके इस क्वेश्चन के सारे सॉल्यूशन आप लिख सकते हो। बिल्कुल सेम वैसा ही है ना सारे करने, ऐसे टाइम ही पड़ेगा, वीडियो लंबी होगी, कोई फायदा नहीं है तो सारे सेम ही कर लोगे आप। चलिए आगे बढ़ते। देखिए क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 के सेकंड पार्ट में भी यही दे रखा है। देखिए इक्वेशन दे रखी है और ये दे रखे हैं हमें, ये A11 लेना पड़ेगा हमें। तो A11 लोगे तो क्या होगा, हमारा I हो गया 1 और J कितना हुआ, 1 हो गया। तो मैंने क्या करा, 2 × I की जगह 1 रख दिया, J की जगह 1 रख दिया, तो 2 × 2 -1 तो 1 आ गया। अब A12 लेते हैं, तो इसमें I कितना है, 1 है तो 1 लिख दिया और J कितना है, 2 है, तो 2 × 1 = 2 -2 0 आ गया, मैंने यहाँ 0 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर अब मैंने A13 लिया, तो A13 में I 1 है और J 3 है, तो 2 × 1 = 2 और -3 हो गया, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ऐसे ही आपको सारे इस फॉर्मूले में रख के A23 है जैसे, तो क्या करेंगे, I की जगह 2 रख देंगे और J की जगह 3 रख देंगे। तो इसे माइनस करोगे तो क्या आएगा, देखो ये मैंने 23 का ये का रखा है, ये का रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा और -3, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। I की जगह 2 रखा है मैंने और J की जगह 3 रखा है ना, देखो 2 और 3 है ना, तो I 2 हो गया और J 3 हो गया, तो 4 - 3 हो गया। अब देखो इसे A31 का देखो, तो इसमें 30 क्या है, I 3 है
और 1 क्या है, j है। तो मैंने फॉर्मूले में इसी जो इक्वेशन दी थी 2i, तो 2 इंटू 3 रख दिया, और j है माइनस j, तो 1 रख दिया, यहाँ पर 1 ही है, तो 6 माइनस 1 5 हो जाएगा। ऐसे करके आपको सारे आंसर्स निकालने हैं। आप इसकी वीडियो को पॉज करके इसके सारे सॉल्यूशन चाहो तो आप लिख सकते हो, बिल्कुल सेम ऐसा ही है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन 6 है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। ये हमें दो मैट्रिक्स दे रखी है, इसमें इसने बोला है कि इन दोनों मैट्रिक्स में ये बताओ कि इसमें x, y, z की वैल्यू बताओ। तो देखो मैंने इसे साइन क्या लगाया, बीच में इक्वल का साइन लगाया। तो इक्वल का साइन लगाया तो इसका मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि इक्वल का साइन जब इक्वल मैट्रिक्स तभी होते हैं कि अगर यहाँ पर 1 2 है, 3 4 है, तो यहाँ भी 1 2 3 4 क्या होना चाहिए, पहले तो ऑर्डर सेम होने चाहिए, दोनों के ऑर्डर सेम है। दूसरा अगर A11 पे 2, A11 पे 1 है तो A11 पे 1 ही होगा, A12 पे 2 है तो 2 ही होगा, ऐसे ही होता है ना। तो ये इक्वल मैट्रिक्स तभी कहलाते हैं हम ना। अगर यहाँ पर A2 1 है या A2 2 है तो ये दोनों भी सारे जो है ना एलिमेंट वो एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, लेकिन जिस प्लेस पे है A21 के बराबर होगा, समझा है। तो ऐसे मैंने आपको बताया था। तो अब यहाँ पर जब हमें ये पता है कि इक्वल का साइन दिया इसका, तो ये इक्वल मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो y है यहाँ 4 है यहाँ पर, तो ये A11 की पोजीशन हुई ना, ये A11 है और ये भी A11 है, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए ना। तो इसका मतलब क्या होगा, y इक्वल टू 4 हो जाएगा। x y z की तो वैल्यू पूछी है उसने हमसे। फिर z पे आते हैं, तो z जो है वो किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा, सही है। x है, x किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, क्योंकि इसकी भी पोजीशन जो है ये क्या है, ये जो हम y है ये भी A11 पे है, ये भी A11 पे है। ये अगर z को देखें तो ये क्या है, ये 1 रो है और कॉलम सेकंड है, तो A12 पे है, ये भी A12 पे है। अगर y पे आएंगे तो क्या है, ये कौन सा कॉलम है, ये रो तो 1 है और कॉलम कौन सा है, 1 है। तो A21 पे ये भी है, A21 पे ये भी है, तो ये इक्वल हो गया ना। तो ये तो सारी वैल्यूज निकल गई हमारी बहुत इजीली, ये तो इजी था क्वेश्चन, है ना। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, इसने इक्वल का साइन दे लगा रखा है, तो इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स बराबर होंगे, नहीं होंगे। तो अगर हम ये मान लीजिए कि ये हमारा A11 है और ये इसमें A11 ये है, इसमें हमारा ये A रो 1 है ना और कॉलम 2 है, तो A12 हो गया। ये हमारा हो गया रो 2 है और कॉलम 1 है, यहाँ पर भी रो 2 हुआ और कॉलम भी 2 है, तो ये हो गया। और यहाँ पर हमारा ये भी ऐसे ही होगा ना, 1 2 A21 A2 2 2। तो इसका मतलब क्या है कि हम A11 को A11 के बराबर लिख सकते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू 6 हम लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि बराबर है। और अगर हम 5 प्लस z है तो इसके इक्वल 5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये बराबर है, A21 तो हम बराबर लिख सकते हैं। अब एक्स वाई इक्वल टू 8 भी लिख सकते हैं कि ये A22 पे, ये भी A22 पे, तो ये तीनों इक्वल होंगे, ये दोनों भी इक्वल होंगे, हमने ये लिख लिया। अब हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, तो मेरे पास जो चीज है पहले मैं वो निकालूंगी। 5 प्लस जेड इक्वल टू है, तो मैं जेड की वैल्यू इजिली निकाल पा रही हूँ। तो मैंने पहले 5 इधर चला गया, 0 हो गया, तो जेड इक्वल टू क्या आ गया मेरा, 0 आ गया, तो एक वैल्यू तो मेरी आ गई। अब मैंने क्या किया, एक्स वाई इक्वल टू 8 आया। अगर मैं इसमें रखती तो जेड की वैल्यू इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो फिर तो मैंने ये जेड की वैल्यू तो निकल गई, लेकिन इसमें मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। जहां पे 2 वेरिएबल होंगे, मुझे एक वेरिएबल तो हटाना ही है, या उसकी वैल्यू पता हो या वो कट सके, यही एक तरीका होता है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर इसको x को इधर ले आई, y को मैं नीचे ले आई, ठीक है। अब मैंने क्या करा कि जो x प्लस वाई इक्वल टू 6 था, इसकी जगह पे मैंने इसकी वैल्यू रख दी, 8/x की वैल्यू रख दी जो मैंने निकाली थी, है ना। तो इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी, तो अब ये दोनों y हो गए ना, तो एक वेरिएबल हो गया, नहीं हो गया। अब मैंने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेके मैंने यहाँ पर ये मेरा हो गया 8 प्लस वाई स्क्वायर हो गया ना, 8 प्लस वाई स्क्वायर 6 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 6y, और ये मेरी इक्वेशन बन गई है ना। वाई स्क्वायर 6y को इधर ले आई, -6y प्लस 8 आ गया। मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसके फैक्टर्स बनाए, तो ये फैक्टर्स बने मेरे -4 -2y। अगर इसको प्लस करते हैं तो -6y आएगा, मल्टीप्लाई करते हैं तो 8y स्क्वायर आएगा, सही है। मैंने इसको पेयर में कर लिया, तो यहाँ से मेरा y कॉमन आया, यहाँ से 2 कॉमन आ गया, तो एक y-4 आया, एक y-2 इक्वल टू 0 कर दिया, तो यहाँ y इक्वल टू 4 आ गया, यहाँ y इक्वल टू 2 आ गया। इसके 2 आंसर आ रहे हैं हमारे। तो अगर y इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू 4 है, तो इस इक्वेशन में जो हमारी इक्वेशन थी, कौन सी थी, ये वाली, x प्लस वाई इक्वल टू 6 में, पहले मैं एक में
y की वैल्यू 4 रख के निकालूंगी, एक बार एक y की वैल्यू 2 रख के निकालूंगी, x की वैल्यू भी 2 ही आएगी अगर y की वैल्यू 2 है। तो मैंने यहाँ पर करा है इसको, देखो y इक्वल टू 4 है, y इक्वल टू 2 है, तो x की वैल्यू में रखा तो x की वैल्यू 2 आई, x की वैल्यू 4 आई। तो मैंने यहाँ लिख दिया अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 4 होगी, z की वैल्यू 0 ही होगी। x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 2 होगी, z की वैल्यू 0 होगी। ये क्वेश्चन 6 हो गया हमें, ठीक है। उसका सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट करते हैं। देखो थर्ड पार्ट ये दे रखा है हमारा, यहाँ पर इसने हमें दो मैट्रिक्स ये दे रखी है, इसमें ये एक में 2 मैट्रिक्स दे रखी है, इसमें इसने बोला ये भी इक्वल है। तो अब इसको भी हम वैसे ही निकालें। इक्वल का मतलब क्या होता है कि अगर ये A11 है तो ये A11 रो है ना, तो 1 1 है, ये भी A11 है, रो कॉलम भी एक ही है, रो भी एक ही है। ये क्या है, ये दूसरी रो हो गई A21, ये कॉलम वही है तो A21 हो जाएगा। इसका भी रो चेंज हो गया लेकिन कॉलम वही है तो A31 हो गया। तो हमने इसको इसके बराबर लिख दिया, लिख सकते हैं, बराबर लिख दिया। तो ये मेरी 3 इक्वेशन हो गई। तो मैंने क्या करा इसमें से कि x प्लस वाई प्लस जेड में मैंने क्या करा, इसमें एक्स जेड है ना, मैंने एक्स जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है, तो मैंने एक्स जेड की वैल्यू यहाँ 5 लिख दिया, प्लस वाई इक्वल टू 9 कर दिया। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 माइनस 5, y इक्वल टू 4 आ गया। अब y इक्वल टू 4 आ गया तो मैं 5 प्लस जेड में रखकर इसकी z की वैल्यू निकाल दूंगी, है ना। और z की वैल्यू 3 आ गई। अब मेरे पास z की वैल्यू भी हो गई तो मैं इससे इसमें x प्लस जेड जो ये वाला है इसमें सेकेंड इक्वेशन में रख के मैंने z की वैल्यू रख के x की वैल्यू भी निकाल ली। तो तीनों की वैल्यू मेरी निकल गई। समझ रहे हो आप, हमने पहले तीनों इक्वेशन ली, जो जिसके बराबर था वो मैंने लिख लिया, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये मैंने लिख लिया। फिर मैंने क्या करा कि x प्लस जेड इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पर x पर जेड की जगह मैं 5 लिख सकती हूँ, तो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया, ठीक है। 5 लिखा तो फिर ये बचा मेरा y बचा, तो y इक्वल टू 5 उधर ले गई मैं, 9 में से 5 गया तो 4 बचा ना, तो y की वैल्यू मेरी 4 आ गई। अब y की वैल्यू 4 आ गई तो मैं यहाँ y प्लस जेड है इसकी जगह 4 लिख दूं और z की वैल्यू आ जाएगी मेरी, 7 में से 4 चला जाएगा उधर तो बचेगा मेरा 3, तो यहाँ z की वैल्यू मेरी 3 आ गई। अब मेरे पास z की वैल्यू आ गई और मुझे x की वैल्यू नहीं मिली है मुझे, तो z की वैल्यू यहाँ 3 रखूंगी तो ये इधर चल जाएगा तो 5 में से 3 बचेगा, 2 बचेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ये हो गया मेरा। देखिए क्वेश्चन 8 तो बहुत ही ईजी है। इसमें दिया हुआ है ए आई जी एम इंटू ए मैट्रिक्स दे रखा है, एम इंटू एन दे रखा है, तो इसे स्क्वायर मैट्रिक्स है नहीं है ये बताना है हमको ना। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या कंडीशन होती है, m इक्वल टू n होता है, तो इसमें m बड़ा है n से गलत है, m बड़ा है n से ये भी गलत है, m बराबर है n से ये सही है इस ऑप्शन, ठीक है। अब क्वेश्चन 9 पे आते हैं। क्वेश्चन 9 पे दिया है विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स आर इक्वल। इसमें ये दिया हुआ है कि मतलब इसमें x और y की वैल्यू बताओ, क्योंकि और ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं इक्वल है या नहीं है ये बताना है ना। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अब ये 3x प्लस 7 इक्वल टू 0 दे रखा है, तो मैंने क्या करा, मैंने आपको बताया था ये A11 है और ये भी A11 है, तो ये एक दूसरे के बराबर होंगे, क्योंकि ये बोल रहा है कि इक्वल है नहीं है ये बताना है, तो हमें देखना पड़ेगा ना। तो हमने 3 प्लस 7 इक्वल टू 0 लिखा, तो जब हम इसको अब 3x प्लस 7 है और यहाँ पर 2 माइनस 3x इक्वल टू 4 है, तो जब हम ये 3x प्लस 7 0 है, 2 माइनस 3x इक्वल टू 4 है, तो ये तो दोनों को जब हम सॉल्व करते हैं तो देखो 3x प्लस 7 इक्वल टू 7 हो जाएगा, तो x इक्वल टू माइनस 7/3 आ जाएगा ना। अगर मैं इस वाले को सॉल्व कर रही हूँ तो ना देखो 3x प्लस 7 है इक्वल टू 0 है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ 3x को यहीं रहने दूंगी, 7 को वहां ले जाऊंगी, माइनस हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस 7/3 आ जाएगा ना, ये आ गया। और दूसरा वाला भी मैं x का ही लेती हूँ क्योंकि दोनों सेम आने चाहिए ना। 2 माइनस 3x है इक्वल टू क्या है 4 है ना, ये वाला इसके बराबर है ना, 2 रो और 2 कॉलम, यहाँ भी 2 रो 2 कॉलम है, तो 2 माइनस 3x इक्वल टू 4 है। तो अगर मैं इसको यहाँ माइनस 3x को यहीं रखती हूँ, 4 माइनस 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरा 3x यहाँ बचेगा 2 और x इक्वल टू आ जाएगा 2/3 माइनस का, तो ये आंसर सेम आ रहा है। यहाँ तो x की वैल्यू सेम नहीं आ रही है, तो ये तो मैट्रिक्स इक्वल हो ही नहीं सकते, तो नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ये आएगा इसका ऑप्शन। समझ गए आप। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट रखा है क्वेश्चन 10 दे रखा है। देखिए क्वेश्चन 10 में हमें क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 और 1। उसने बोला है कि हमें ऐसे मैट्रिक्स बनाने हैं, मतलब कितने मैट्रिक्स ऐसे पॉसिबल हैं 3x3 में
जिसमें 0 और 1 जो है एंट्री होनी चाहिए ना। तो देखो अगर हमें दो चीज दे रखी है, अगर मान लो हमें 3 into 3 दे रखा है, तो इस हिसाब से तो हमारे 9 बनने चाहिए थे, तो हमने ये 9 ले लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 रो होनी चाहिए थी, 3 रो है, 3 कॉलम है। लेकिन तब हमारे 9 होते तब तो हम ऐसे बना सकते थे, देखो 9 into 1 1 into 9 ये बना सकते थे, 3 3 9, 3 into मतलब यही बना सकते थे ना, ये 3 बन सकते थे हमारे। लेकिन इससे तो ऐसा बोला ही नहीं ना, इससे तो बोला हमें कि 1 और 0 होने चाहिए। अब 0 1 में तो दो ही ऑप्शन हुए ना, या तो आप 1 रखोगे या 0 रखोगे, और तो कोई ऑप्शन नहीं रख सकते हो। तो जब ऐसे मैट्रिक्स हमें बनाने होंगे तो हमारे कितने मैट्रिक्स बन, मतलब इस नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स, कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं। तो अब इस तरह से हम अगर अब देखें तो भाई अगर आपने एक परम्यूटेशन करा हुआ है ना, पहले भी परम्यूटेशन करा, तो उसमें हम क्या करते थे कि जब हमारी पॉसिबिलिटी होती थी 1 और 0, 2 की पॉसिबिलिटी है, तो जब 2 की पॉसिबिलिटी है तो यहाँ पर इसने बोला है कि अगर 2 की पॉसिबिलिटी और 3 into 3 के उसमें है, तो इसका मतलब 9 तो बन ही सकते हैं ना, 9 तो है ही। तो अगर हम इसको इस तरह से देखें तो अगर ये 9 बोल रहा है कि 3 3 9 ऑर्डर बनने चाहिए, तो मतलब 9 एलिमेंट्स होने चाहिए, तो इसके पास दो ऑप्शन है, क्योंकि 1 या 0 कुछ भी यूज कर सकता है ना। एक तो दो ऑप्शन, एक ये हो गया, दूसरा ऑप्शन ये हो गया, तीसरा 2 हो गया, मतलब 1 और 0 दो ऑप्शन हुए ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑप्शन हो सकते हैं इसके। तो 9 को अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 512 बनेंगे, 512। तो मतलब इसका मतलब 512 मैट्रिक्स पॉसिबल हो सकते हैं इसको बनने में ना। क्योंकि इसमें क्या है, इसने बोला कि मतलब इसमें जो हमने पहले भी करा हुआ है, पता नहीं आपको याद है, परम्यूटेशन में ऐसे ही करा हुआ है कि अगर दो पॉसिबिलिटी होती है, जैसे मान लो 1 और 0, तो इसमें 2 पॉसिबिलिटीज है, इसमें भी 2 पॉसिबिलिटीज है। अगर आप इसको पूरा बनाओगे, ऐसे 9 बार बनाओगे, तो ये देखो, ये इसकी भी 2 पॉसिबिलिटी होगी, इसकी भी 2 पॉसिबिलिटी होगी, तो इसकी भी 2 होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, यहां बना देती हूँ ना, 1 0, यही तो पॉसिबिलिटी बोली है उसने। तो सब में 2 2 की पॉसिबिलिटी हो गई ना, तो जब सबको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 512 आ जाएगा इसका आंसर, यही है इसमें। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी सारे क्वेश्चंस आए होंगे। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम लगती है, कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं जरूर उसे सॉल्व करूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। थैंक यू।